अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन इस चैप्टर का अपना तीसरा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हमारे दो टॉपिक्स हैं, जिनमें से पहला टॉपिक है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यानी आरएमएस वेलोसिटी मालूम करना, उसके अलग अलग डेरिवेशंस देखना। और दूसरा जो टॉपिक है वो है गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी यानी तवानाई बिल हरकत जो है वो मालूम करना। तो ये दो टॉपिक पर ही आज का हमारा ये लेक्चर पूरी तरह से फोकस रहेगा। तो चलिए इसको बहुत ही बेसिक से हम पहले स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिए, जैसा हमने पहले पढ़े थे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के मुताबिक गैस के मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे आज़ाद होते हैं। ओके, उनके बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, वो रैंडम मोशन में होते हैं और इसलिए हर एक की अपनी अपनी वेलोसिटी अलग होती है, यानी हर मॉलिक्यूल की अपनी अलग रफ्तार होती है। ठीक है, तो हम ऐसा मानते हैं, मान लो कि ये मॉलिक्यूल की रफ्तार v1 है, ये दूसरे मॉलिक्यूल की रफ्तार सपोज करो v2, इसकी मॉलिक्यूल की रफ्तार मान लो v3, ये आखिरी वाला मॉलिक्यूल है, मान लो इसकी रफ्तार vn है। तो अगर मान लो इस पर्टिकुलर सैंपल में या ये जो कंटेनर के अंदर जो गैस रखी हुई है, सपोज़ करो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स की जो तादाद है वो n है, सालमात की तादाद n है और हर साल में की अपनी अलग रफ्तार है। तो ऐसे टाइम पर हम लोग इन तमाम सालमात की औसत रफ्तार जो है वो निकाल सकते हैं। औसत रफ्तार यानी मीन वेलोसिटी, उसको इंग्लिश में हम लोग मीन वेलोसिटी कहेंगे। अब ये मीन वेलोसिटी क्या होगी? तो मीन का तस्वुर वही है, यानी उसका आइडिया वही रहेगा जो आमतौर पे चीज़ों की एवरेज निकालने का होता है। जब भी हम किसी चीज़ की एवरेज निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, उन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय उन चीज़ों की तादाद, बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो रफ्तारों की औसत लेना है, इसलिए तमाम सालमात की रफ्तारों को मजमुआ करेंगे, यानी हर एक को ऐड करेंगे। तो पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है v1, दूसरे की है v2, तीसरे की है v3 और ऐसा करते करते आखिरी वाले की है vn। तो तमाम सालमात की रफ्तारों को पहले ऐड कर दिया, यानी उनकी वेलोसिटीज़ जो है वो ऐड हो गई। इसके बाद इनको डिवाइड कर दो इनकी टोटल तादाद से, मतलब n से। तो जब हम तमाम मॉलिक्यूल्स की रफ्तारों को मजमुआ लेकर उसको डिवाइड करेंगे सालमात की तादाद से, ये जो नंबर मिलेगा इसे कहेंगे मीन वेलोसिटी या औसत रफ्तार। आम तौर पर इसे v बार से जाहिर करते हैं। ओके, तो ये हो गया पहला तस्वुर, यानी रफ्तारों पर से औसत रफ्तार। और औसत रफ्तार का कंसेप्ट क्यों लाया गया? तो उसका रीज़न ये है कि हर मॉलिक्यूल की रफ्तार जो है वो अलग होती है, रैंडम होती है, इसलिए हम औसत रफ्तार की बात करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग एक और चीज़ देखिए कि कई मरतबा ये औसत रफ्तार जो है वो ज़ीरो भी हो सकती है, निगेटिव भी आ सकती है। ज़ीरो ये उस सूरत में आएगी जब रफ्तारें जो है वो कुछ रफ्तारें पॉजिटिव डायरेक्शन में हो और कुछ उतनी ही रफ्तारें निगेटिव डायरेक्शन में हो। जाहिर है जब आप उन सबको ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय n करोगे तो आंसर तो ज़ीरो आ जाएगा। तो इसका तो मतलब ये हो गया कि गैस के सालमात की औसत रफ्तार ज़ीरो हो गई, तो वो फिर मीनिंगलेस हो जाएगा, यानी हम उससे कोई नतीजा या कोई रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसे टाइम पर हम क्या करते हैं कि इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। हम चाहते हैं कि हमको रफ्तार के नाम पर कोई तो भी पॉजिटिव नंबर मिले। तो पॉजिटिव नंबर बनाने का एक आसान जो तस्वुर जो बनाया गया वो ये था कि रफ्तारों के स्क्वायर का औसत लिया गया। ओके, तो यहाँ पर एक नया कंसेप्ट जो आया वो था औसत मुरब्बई रफ्तार। ये वर्ड आप याद रखिए, औसत मुरब्बई रफ्तार। इंग्लिश में से कहेंगे मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब आप देखो इसकी डेफिनेशन अगर अपने को बनाना है तो इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। इसके अंदर हम वेलोसिटीज़ के स्क्वायर का मीन लेंगे। ओके, आप ये उल्टी डायरेक्शन आप ध्यान में रखो, मैं जिस तरह से बता रहा हूँ, वेलोसिटीज़ के स्क्वायर का मीन, यानी तमाम गैस के सालमात की रफ्तारों के मुरब्बों का औसत लेना है। रफ्तारों का औसत नहीं लेना है बल्कि रफ्तारों के मुरब्बों का औसत लेना है, ताकि आंसर जो मिले वो पॉजिटिव मिले। क्योंकि जब आप किसी को पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी नंबर का जब आप मुरब्बा करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो वो पॉजिटिव आ जाता। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी का ये कंसेप्ट था। तो अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे, पहला मॉलिक्यूल जो है उसकी रफ्तार v1 है, तो हम उसका मुरब्बा ले लेंगे, स्क्वायर कर डालेंगे, फिर उसके अंदर प्लस करेंगे दूसरे साल में की वेलोसिटी, उसका स्क्वायर, प्लस एंड सो ऑन, और ऐसा करते करते आखिरी मॉलिक्यूल के वेलोसिटी का स्क्वायर। याद रखो कि अब ये स्क्वायर कर दिए, इसलिए ये सबके सब पॉजिटिव नंबर ही आने वाले हैं, डिवाइडेड बाय कर दो n।
तो ये जो हमको फॉर्मूला मिला, ये मिला औसत मुरब्बई रफ्तार का, यानी मीन स्क्वायर वेलोसिटी का। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड कंसेप्ट। अब हम उस कंसेप्ट पे चलते हैं जो हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में जिसके बारे में पढ़ना है, और वो है जज़री औसत मुरब्बई रफ्तार। ओके, उसका नाम है जज़री औसत मुरब्बई रफ्तार। इंग्लिश में हम उसको कहेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, शॉर्ट में हम उसको बोलेंगे आरएमएस वेलोसिटी। अब आप देखो मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसका मतलब क्या रहेगा। इस मर्तबा हम एक नया काम ये करेंगे कि तमाम सालमात की जो रफ्तारें हैं उनका पहले हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालो। कैसे निकालेंगे, देखो v1 का स्क्वायर करो, v2 का स्क्वायर करो, प्लस एंड सो ऑन प्लस vn का स्क्वायर, और फिर इसको डिवाइडेड बाय n करके ये हमने मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाल ली है। यानी यहाँ तक का पार्ट हो गया मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब उसके पहले रूट है, यानी औसत मुरब्बी रफ्तार इतनी आ गई। अब हमको जज़र लेना है तो हम इसका जज़र ले लेंगे। जैसे हम इसका जज़र लेंगे ये बन जाएगा आरएमएस वेलोसिटी, यानी जज़री औसत मुरब्बई रफ्तार। तो आरएमएस वेलोसिटी का मेन कंसेप्ट ये वाला है, हर साल में की रफ्तारों को उसका स्क्वायर करो, उसको ऐड करते चले जाओ, उसका औसत लो और फिर बाद में उसका स्क्वायर रूट ले लो। आखिरी में जब आप उसका स्क्वायर रूट लेंगे जो नंबर आपको मिलेगा वो होगा आरएमएस वेलोसिटी। आमतौर पर हम लोग इसको वी सफिक्स में आरएमएस से ज़ाहिर करेंगे, और जैसा हम लोग देख रहे हैं कि उसका जो मेन फार्मूला है वो क्या है, तो वी सफिक्स आरएमएस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, और ये अंदर वाला ये जो नंबर है ये बेसिकली मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, मतलब औसत मुरब्बई रफ्तार है। तो औसत मुरब्बई रफ्तार के जज़र को आरएमएस वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर, स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जब स्क्वायर रूट लेंगे वो आरएमएस वेलोसिटी बन जाएगा। चलो ठीक है, तो ये था मेन कंसेप्ट आरएमएस वेलोसिटी का। अब हमको देखना है कि इसके लिए अलग अलग फार्मूले क्या बन सकते हैं। तो देखिए ये क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए आप हर चीज़ को बहुत बारीकी के साथ नोट करते जाओ। देखो पिछली बार हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को बेस बनाकर एक फार्मूले का डेरिवेशन किए थे। फार्मूला था प्रेशर का, प्रेशर ऑफ गैस, यानी गैस का दबाव। तो जब हम किसी कंटेनर में कोई गैस लेंगे और उसका दबाव अगर मालूम करते हैं तो उसके दबाव का फार्मूला आता 1/3 m इंटू n, ओके, इंटू यहाँ पर हम लोगों को मिला था v स्क्वायर सफिक्स में RMS, और इन सब के अपॉन में जो था वो है v। ये कैपिटल V का मतलब है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द गैस। फॉर्मूला आप लोग बराबर याद रखिए, आप इसको यहाँ तक ऐसे भी रख सकते हो, m इंटू एन अपॉन वी इंटू वी स्क्वायर RMS। ठीक है, ये RMS वेलोसिटी है। 1/3 m का मतलब है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, यानी हर मॉलिक्यूल का मास। n का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द कंटेनर, यानी उस कंटेनर में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी तादाद n है। कैपिटल V का मतलब है वॉल्यूम, जो कंटेनर है उसका वॉल्यूम या गैस जो है उसका वॉल्यूम, और ये जो VRMS है ये RMS वेलोसिटी है। तो अब आप देखो पहला जो टॉपिक हमको करना है आज वो है कि VRMS का फॉर्मूला बनाना है। तो एक आसान काम ये किया जा सकता है कि आप इसको यहीं रहने दो, बाकी लोगों को इधर शिफ्ट कर दो। ओके, तो देखो अगर इसको ऐसा करते हैं तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, VRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी ये यहीं रह गया। इन लोगों को जब इधर शिफ्ट करेंगे तो ये नीचे वाले लोग ऊपर आएंगे, ऊपर वाले लोग नीचे जाएंगे, ये 3 ऊपर आएगा तो 3 टाइम्स P, ये V भी नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा, तो 3 टाइम्स PV अपॉन ये m इंटू n नीचे चले जाएगा तो m इंटू n। ओके, तो ये आ गया फॉर्मूला V स्क्वायर RMS का। हमको VRMS होना तो स्क्वायर हटा लो, जब आप स्क्वायर हटा लोगे ये आ जाएगा VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट 3 टाइम्स PV अपॉन m इंटू n। ख़त्म। तो ये जो आपके सामने फॉर्मूला दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे RMS वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये डेफिनेटली इतना समझ में आ गया होगा। अब ये फॉर्मूले को हम और मॉडिफाई कर सकते हैं और बदल सकते हैं इसको। देखो इसको बदलने का एक तरीका, आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन देखे थे, तो PV इज इक्वल टू आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से अगर बात करेंगे तो वो आएगा nRT,
यहाँ पे याद रखना ये n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स, ये n का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ओके, सालमात की तादाद, ये सालमात की तादाद है जो उस गैस में थी, इसलिए इसमें और इसमें कन्फ्यूजन में नहीं आने को ना। तो यहाँ पर ये स्मॉल n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स है। हम ये सपोज करेंगे कि नंबर ऑफ मोल 1 है, तो अगर हम नंबर ऑफ मोल 1 ले लेंगे तो ज़ाहिर है n की जगह पे 1 लेना पड़ेगा, तो ये क्वांटिटी यहाँ से गायब हो गई। ओके, नंबर ऑफ मोल अगर 1 है तो पी वी इक्वल टू आ गया RT, बस ये पी वी की जगह पर RT यहाँ ला के रख दो। तो जैसे आप इसको उठाकर यहाँ रखेंगे तो आपको VRMS का फॉर्मूला मिल जाएगा, और वो फार्मूला ऐसा होगा VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर रूट पी वी की जगह पर आ गया RT, तो मतलब ये हो जाएगा 3 टाइम्स RT अपॉन M इंटू N। ये हमारे पास फार्मूला आ गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का। अब ये फार्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। आप लोग देखो इस पर से रिजल्ट क्या निकलेगा, जो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है वो आ जाएगा VRMS इज इक्वल टू, आप लोग देखो इसमें 3 नंबर है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो कि मुस्तकिल है, कांस्टेंट है, M मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल वो भी कांस्टेंट है, N नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन द कंटेनर, कंटेनर के अंदर के गैस मॉलिक्यूल ये भी कांस्टेंट है। तो हम ये तमाम कांस्टेंट्स को एक साथ ले लेते, ये हो जाएगा अंडर रूट 3R अपॉन M इंटू N, और T को अलग कर लेते तो ये T अलग हो गया। और अब आप देखो ऊपर से T अलग कर दिए, ये सारे लोग कांस्टेंट बन गए, तो इक्वल टू और कांस्टेंट को अगर हटा दिया जाए तो हमको रिजल्ट मिलेगा VRMS इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T। मतलब यहाँ रिजल्ट क्या मिला कि RMS वेलोसिटी जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स की स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर पे, मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है मुतलक दर्जा हरारत यानी डिग्री केल्विन वाला जो टेम्परेचर है उसके स्क्वायर रूट के ऊपर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमको मिला। अब हम ये फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको और चेंज कर सकते हैं। आप लोग देखो ये फार्मूला जो हमारे पास है V सफिक्स में RMS इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला है 3 टाइम्स R इंटू टी अपॉन M इंटू N। इसमें ये जो RT है अभी जैसा हमने देखा था एक्चुअली ये PV था, यानी इसकी ये हम लोगों ने PV की जगह पर इसको उठाए थे, तो ये यहाँ पर वापस PV को इमेजिन कर लो आप लोग। तो अगर मैं यहाँ पर वापस PV को इमेजिन करता हूँ तो ये आ जाएगा M इंटू N ऐसे। अब आप देखो M का मतलब है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल और N जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो M इंटू N का मतलब हो जाएगा कैपिटल M, मतलब मास ऑफ गैस, उस गैस का यानी वो जो कंटेनर के अंदर जो गैस है उसकी टोटल जो मास है वो M लेना पड़ेगा। तो अगर आप उसको M लेते हैं तो यहाँ इन दो की जगह पर कैपिटल M आ जाता, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा फिर VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट 3 टाइम्स PV अपॉन M। ओके, अब आप इसमें एक चीज़ जो है वो ला के रख सकते हो, ये जो मास है इसको हटाया जा सकता है और इसकी जगह पर आप डेंसिटी यानी कसाफत ला सकते। तो इसको लाने का तरीका ये होगा कि आप इस V को नीचे शिफ्ट कर लो। देखो ये ऐसा हो जाएगा अंडर रूट 3 टाइम्स P अपॉन M, और जब आप इस V को नीचे लाएंगे तो वो M के भी नीचे जाएगा, तो ये अपॉन में V आ गया। और M अपॉन V ये जो चीज़ है ये है, आप लोगों को पता है कि M अपॉन V मतलब मास अपॉन वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी होती है, उसको रो से जाहिर करेंगे। तो अगर हमने M अपॉन V हटा दिया और उसकी जगह पे रो ले लिए तो फिर ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट 3 टाइम्स P अपॉन रो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यानी इस फार्मूले से हमको एक चीज़ समझ में आ रही है कि RMS वेलोसिटी जो है वो डेंसिटी ऑफ गैस पे डिपेंड करती है। डेंसिटी ऑफ गैस के स्क्वायर रूट पर उसका इन्वर्स वाला रिलेशन है। अब देखो यहाँ पर 3P ये कांस्टेंट है, तो अगर आपने इक्वल टू और 3P को हटा दिए तो आप ये ऐसा बोल सकते हो कि VRMS इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ रो। आप याद रखो ये ग्रीन कलर में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये MCQ में पूछ सकते हैं कि RMS वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल उसका डेंसिटी के साथ में क्या रिश्ता है। तो डेंसिटी के साथ में उसका जो रिलेशन आएगा वो आएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ओके, तो ये था RMS वेलोसिटी का कंसेप्ट। जिस तरीके से हम लोगों ने इसको किए, मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो बेसिक जो फॉर्मूला था उसको बेस बनाकर जिस अंदाज में हमने किए उसके स्टेप्स आप बराबर ध्यान में रखो और देखो कि कौन सी स्टेप के बाद
आगे का जो अगली जो यानी स्टेप आती है, अगला मरहला जो आता है वो क्या होता है। प्रैक्टिस कीजिए तो आपको ये पूरा परफेक्ट हो जाएगा। ओके ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब हम अपने सेकंड टॉपिक पर चलते हैं। सेकंड जो टॉपिक हमको देखना है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था काइनेटिक एनर्जी का, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है वो अब हमको देखना है। तो सबसे पहला सवाल ये आएगा कि क्या गैस के मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है, और होती है तो क्यों होती है। तो इसका एकदम सिंपल सी बात है। आप देखो, तवानाई बिल हरकत, काइनेटिक एनर्जी यानी उर्दू में हम उसे तवानाई बिल हरकत कहते हैं। हमने अभी बात किए थे कि गैस के जो मॉलिक्यूल है वो रैंडम मोशन में रहते हैं, और जब भी कोई पार्टिकल, जैसे मान लो ये गैस का मॉलिक्यूल है तो ये घूम रहा है, अगर मान लो ये v वेलोसिटी से अगर कहीं जा रहा है, तो क्योंकि ये वेलोसिटी इसमें है, इस वेलोसिटी की वजह से उसमें वो तवानाई पैदा हो जाती, और उसे हम काइनेटिक एनर्जी मतलब ई सफिक्स के से जाहिर कर सकते। वो जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जाहिर है उसका फॉर्मूला आ जाएगा हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। जनरल फार्मूला जो मैकेनिक्स का जो काइनेटिक एनर्जी का जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं, वो वही वाला फार्मूला गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए भी होगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है तवानाई बिल हरकत का कि गैस के मॉलिक्यूल जो हैं, यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि गैस में, किसी भी गैस के अंदर तवानाई बिल हरकत क्यों होती है, उनमें काइनेटिक एनर्जी क्या रीज़न है, क्यों होती है काइनेटिक एनर्जी, तो उसका जवाब ये रहेगा कि गैस के मॉलिक्यूल रुके हुए नहीं होते। गैस के मॉलिक्यूल हमेशा हरकत में होते हैं, और हरकत की वजह से उनके अंदर तवानाई बिल हरकत जो है वो पैदा हो जाती है। ओके, हरकत की वजह से तवानाई बिल हरकत जो है वो पैदा होती है। यानी काइनेटिक एनर्जी का जो ताल्लुक है वो हरकत की वजह से है, गैस के मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन की वजह से। ओके, चलो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। आप लोग देखिए, सपोज़ करो कि एक कंटेनर है और उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से अगर बात करें तो उसमें उस गैस का जो प्रेशर होगा, वो प्रेशर का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1/3 m इंटू एन अपॉन वी। यहाँ पर v का मतलब वॉल्यूम है, और v स्क्वायर RMS। ओके, v RMS का स्क्वायर। तो ये काइनेटिक थ्योरी पर से प्रेशर की ये इक्वेशन आ गई। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है, इस पर से हमको फॉर्मूला बनाना है काइनेटिक एनर्जी का। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट लाने के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ों को आप ध्यान में रखो। जैसे सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो ये वाला आप याद ध्यान में रखो कि m इंटू एन हम क्या ले सकते हैं। m का मतलब है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल का मास, और n का मतलब है सालमात की टोटल तादाद, यानी वो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कुल तादाद। तो m इंटू एन का मतलब हम कैपिटल M ले सकते हैं। कैपिटल M का मतलब रहेगा उस गैस का पूरा मास, पूरी कमियत उसकी। ओके, तो ये कैपिटल M जो है ये उसकी पूरी कमियत है। तो हम पहली चीज़ तो ये कर सकते हैं कि इसको हटाकर उसकी जगह पर पूरे गैस की कमियत जो है वो इमेजिन कर सकते हैं। तो अगर ऐसा किए तो ये फॉर्मूला बनेगा P इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल M अपॉन कैपिटल V इंटू, यहाँ पर ये आ जाएगा V स्क्वायर RMS। क्लियर, यानी एक चीज़ हमने कर डाले, यहाँ पर हमने m इंटू एन हटाकर उसकी जगह मास ऑफ गैस ले लिए। अब हम अगला काम कर सकते हैं। आप देखो, ये 1/3 है और यहाँ पर ये m अपॉन वी है, यानी अपॉन में ये p और 3 है, या 3 और v है। तो इन दोनों को हम p के तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो चलो इन दोनों को इधर भेज देते, तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 इधर आ गया, यहाँ पर p पहले से था, और ये v भी इधर आ गया, तो ये v इधर आ गया। तो 3pv इज इक्वल टू ये हो जाएगा m इंटू वी स्क्वायर RMS। क्लियर, यानी यहाँ पर थोड़ा सा जो रद्दो बदल मैं कर रहा हूँ तो उसको आप बराबर ध्यान दो। तो ये आ गया m इंटू वी स्क्वायर RMS। अब आप एक चीज़ देखो, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m इंटू वी स्क्वायर, यानी कमियत और रफ्तार के मुरब्बे के साथ में अगर 1/2 लगाए तो काइनेटिक एनर्जी बनती। यहाँ पर देखो, कमियत है, रफ्तार का मुरब्बा है, लेकिन 1/2 नहीं है, तो क्यों ना दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। यानी इक्वेशन है, इसलिए दोनों तरफ आपको करना पड़ेगा। तो हम एक काम करेंगे, इस साइड में 1/2 से ज़रब करेंगे और इस साइड में भी 1/2 से ज़रब करेंगे। देखो आपको समझ में आया कि बराबर, पहले हम ये स्टेप तक आए और अब दोनों साइड को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए। जब दोनों साइड को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइड बन जाएंगी 3/2, ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो 3/2 इंटू पी वी इज इक्वल टू, और अब ये बन गया हाफ एम वी स्क्वायर।
लेकिन हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब इसकी जगह पर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए 3 स्टेप्स के अंदर हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले तक पहुंच गए। यानी अगर गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर आपसे पूछते हैं तो आप उसका फॉर्मूला दे सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी जो है E सफिक्स के इज इक्वल टू 3/2 PV। क्लियर? तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के लिए आ गया। फॉर्मूला मिला 3/2 PV। ओके, चलो अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं कि इस पर से हम और क्या कर सकते हैं उसको देखो आप। देखो ये फॉर्मूले में से ये V को शिफ्ट करते इधर, तो अगर मैं V को शिफ्ट करता हूँ तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी अपॉन V। ओके, ये इधर इनटू में V है, इधर आएगा तो नीचे आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू, उस साइड में कौन लोग बचे हैं तो 3/2 इंटू P। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यानी किसी भी गैस कोई भी कंटेनर में अगर गैस है तो उस गैस की काइनेटिक एनर्जी और वॉल्यूम का रेशो, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोलेंगे इसको। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू 3/2 P। यानी प्रेशर का 3/2 जो पार्ट होगा वो पार्ट होता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो ये था एक इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर। अब हम इसी आर्टिकल को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते, इसको और आगे बढ़ाते। आप देखो ये ऐसा है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 P, और ये भी वापस उधर ही इमेजिन करो तो PV। ठीक है, लेकिन अब आप यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन को ला सकते हो। देखो हम किस तरह से लाएंगे, आपको सबको पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ मोल, और हम ये सपोज करेंगे गैस जो है वो 1 मोल है। तो अगर मैं गैस 1 मोल क्वांटिटी में लूँ, 1 मोल क्या है वो मैंने पहले लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ओके, तो अगर मैं किसी गैस का 1 मोल लेता हूँ तो इसका मतलब ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू RT। ओके, तो PV की जगह पर क्या आएगा RT। ये वैल्यू यहाँ रख दो लाकर। तो देखो ये क्या हो सकता है, अगर मैं इसमें PV की जगह पर अगर RT लाता हूँ 1 मोल के वास्ते, याद रखना ये फॉर्मूला सिर्फ 1 मोल के लिए ही एप्लीकेबल है। ओके, इससे ज़्यादा के लिए नहीं है, इससे ज़्यादा लेंगे तो फिर यहाँ पे ये n की वैल्यूज़ आएगी। बहरहाल ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 इंटू, अब ये जो PV है ये हट गया और उसकी जगह पर क्या आएगा RT, तो ये आ जाएगा RT। याद रखो आप लोग ये फॉर्मूला टोटल काइनेटिक एनर्जी का नहीं है। ओके, ये फॉर्मूला टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये हो सकता है, इसको बोल सकते हैं आप कि ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन ये टोटल काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये काइनेटिक एनर्जी पर मोल है। यानी ये फॉर्मूला सिर्फ 1 मोल गैस के लिए ही एप्लीकेबल होगा। अगर आपके पास 1 मोल गैस दी गई है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा 3/2 RT। ओके, कंसेप्ट क्लियर रखो बराबर। तो ये था मामला, ये इक्वेशन थी टोटल काइनेटिक एनर्जी की। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इन द कंटेनर इज 3/2 PV, और टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मोल यानी 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी अगर लेना है तो 3/2 RT। ऐसा क्यों हुआ इसमें और इसमें चेंज, उसका रीज़न ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन में यहाँ पर nRT था, ये n नंबर ऑफ मोल है, और अगर इसको 1 मोल लेना है तो आप PV की जगह पर RT ले सकते हैं। ओके, चलो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी पर मोल। अब हम और आगे बढ़ाते। आप लोग देखो फर्स्ट लेक्चर के अंदर यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का जो पहला लेक्चर है उसके अंदर मैंने आपको एवोगैड्रोस लॉ बताया था, और साथ ही साथ उस वक्त मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। ओके, तो आज हम एक बार एकदम शॉर्ट में दोबारा से उसको देख लेंगे कि एवोगैड्रो नंबर का जो मतलब है वो सिंपल सा मतलब है, वो है कि अगर आपने 1 मोल गैस 1 मोल आपने कोई भी क्वांटिटी लिए, चाहे वो गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, कोई भी चीज़ लो आप लोग, लेकिन वो 1 मोल लो, तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं। वो मॉलिक्यूल चेंज नहीं होते, वो बदलते नहीं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, एनी सब्सटेंस, एनी एलिमेंट, दुनिया की कोई भी चीज़ लो आप लोग, अगर वो 1 मोल है तो उसके अंदर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, उसमें गैस मॉलिक्यूल्स बदलेंगे नहीं बल्कि वो कांस्टेंट रहेंगे, और वो जो गैस मॉलिक्यूल्स का जो नंबर है, उनकी जो तादाद होगी, उसे एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। मतलब ये जो Na जो है ये एवोगैड्रो नंबर है।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आप एक चीज़ देखो, एकदम सिंपल, ये फॉर्मूला जो है अभी मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल। ये पर यूनिट मोल का, यानी एक मोल की इतनी एनर्जी है। और अभी मैंने आपको एक और चीज़ बताया कि एक मोल के अंदर, यानी अगर आप एक मोल की अगर बात कर रहे हो तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने रहते, Na। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक मॉलिक्यूल को कितनी एनर्जी मिलेगी, अगर ये कंसेप्ट अगर लाया जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी पजेस्ड बाय वन मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल को कितनी एनर्जी मिलेगी, ये एक मोल की एनर्जी है। याद रखो, एक मोल बहुत बड़ा होता है, उसमें लाखों करोड़ों अरबों पता नहीं कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये एक मोल की काइनेटिक एनर्जी इतनी है, 3/2 RT। और अगर आपसे पूछे कि वन मोल तो हो गया, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक मॉलिक्यूल यानी एक साल में की एनर्जी क्या होगी, तो उसका तरीका ये रहेगा कि ये जो टोटल एनर्जी है इसको आप डिवाइड कर दो एवोगैड्रो नंबर से। ओके, एवोगैड्रो नंबर से क्यों डिवाइड कर दो, तो देखो उसका एक कंसेप्ट है, सिंपल सा एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल, यानी एक मोल की काइनेटिक एनर्जी मान लो कि 100 जूल है। ओके, आपको ये बोला गया कि 100 जूल एनर्जी है उसके पास, और फिर आपको ये बोला जाए कि एक मोल जो है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स का जो नंबर है मान लो कि वो 10 ही है। जस्ट इमेजिन करो कि उसके अंदर 10 ही मॉलिक्यूल्स आते हैं। टोटल मिलाकर टोटल जो गैस की जो एनर्जी है वो 100 जूल है, लेकिन उसके अंदर मौजूद जो सालमात हैं या उसमें मौजूद जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी तादाद सिर्फ 10 है। और फिर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि एक मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी, तो आपका आंसर रहेगा सिंपल वे में कि अगर 10 मॉलिक्यूल की एनर्जी 100 जूल है तो ये आ जाएगा 100/10, मतलब 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 10 जूल पर मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल की एनर्जी 10 जूल हो जाएगी। ओके, तो क्या करना पड़ा यहाँ पर, टोटल एनर्जी को टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करना पड़ा, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं एवोगैड्रो नंबर। इसलिए हम इसको दोनों साइड को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे ताकि हमको काइनेटिक एनर्जी मिल जाए एक साल में की। ओके, यानी एक साल में की अगर हमको काइनेटिक एनर्जी तवानाई बिल हरकत लाना है तो उसके लिए हमको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। चलो मैं उसको ई सफिक्स के लिख देता हूँ। ये ई सफिक्स के स्मॉल ई जो है इसका मतलब मैंने यहाँ पे लिया हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल छोटा होता है इसलिए मैंने छोटा ई इस्तेमाल करा। ओके, तो स्मॉल लेटर में जो ई सफिक्स के मैंने लिया हूँ इसका मीनिंग मैं इस सेंस में ले रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो अगर ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल है तो इसकी वैल्यू आना चाहिए E/Na। E का मतलब है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल। ये E कौन है, ये है E का मतलब है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल, और उसको डिवाइड करना पड़ेगा एवोगैड्रो नंबर से, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन मोल, एक मोल के अंदर सालमात की तादाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट ध्यान में आया होगा। ओके, चलो अब ये वैल्यूज रख देते हैं इसके अंदर। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ई सफिक्स के यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल एक साल में की तवानाई बिल हरकत इज इक्वल टू कितना आएगा 3/2 इंटू RT, लेकिन डिवाइडेड बाय Na करना है इसलिए हम उसको ऐसे लिख सकते हैं RT/Na। देखो आपको समझ में आया होगा ये पूरा मामला। दोनों साइड को हमने डिवाइड कर दिए Na से। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते। आप लोग देखो, अगर मैं इसको मामूली सा उसको थोड़ा सा हम अब चेंज करते हैं, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं E इज इक्वल टू, हर स्टेप को ध्यान दो बराबर, 3/2 ये नंबर। अब यहाँ पर है RT/Na। R एक कांस्टेंट है और N जो है वो भी कांस्टेंट है, तो मैं इन दोनों को एक साथ ले लेता हूँ। R/Na ये मैंने एक साथ ले लिया और साथ में T को अलग कर दिया। ठीक है, T जो है वो वेरिएबल है, टेम्परेचर है। अब आप एक चीज़ देखो, R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय Na का मतलब है एवोगैड्रो नंबर, तो ये दोनों मिलाकर एक कांस्टेंट आएंगे। ये जो कांस्टेंट आता है जनरली इसको K लिखा जाता है और सफिक्स में B लगाते थे। ये जो कांस्टेंट है K सफिक्स B, इसे कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म याद रखो। ओके, याद रखना बोल्ट्जमैन ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मैक्सवेल के साथ मिलकर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तैयार किए थे। ओके, मैंने शुरू में आपको बताया था पूरी यानी डिटेल्स जो है वो पहले लेक्चर में हमने कर चुके हैं। तो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन इन दो लोगों ने मिलकर ही काइनेटिक थ्योरी ऑफ
गैसेस को डेवलप किए थे 18th सेंचुरी के अंदर। तो ये वही वाला बोल्ट्जमैन है और उन्हीं के नाम पर ये कांस्टेंट रखा गया। R/Na का मतलब होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और उसका जो सिंबल है वो Kb है। ठीक है, तो चलो ये वैल्यू उठाकर यहाँ रख देते हैं। तो अगर मैं ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को अगर यहाँ यूज़ कर लूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा E⁻k इज इक्वल टू 3/2 और ये जो R/Na जो है ये हट गया और इसकी जगह पर आ गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टी। याद रखो आप लोग कि ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का सिर्फ 1 साल में की। ओके, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल, अगर 1 साल में कि आपसे तवाने बिल हरकत पूछते हैं तो उसका जवाब होगा ये वाला, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज 3/2 Kb इंटू टी। ओके, तो इस तरह से अपना आज का जो लेक्चर है उसमें के जो 2 टॉपिक्स मैंने जो चुने थे, मतलब जो हमारे सिलेबस में आगे की रवानी के अंदर जो आने थे, तो ये 2 टॉपिक्स हमने आज देखे। पहला टॉपिक हमने देखा आरएमएस वेलोसिटी का, ओके, और दूसरा हमने टॉपिक देखा काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स का। दोनों आर्टिकल्स बहुत ही आसान हैं और दोनों भी बेस्ड हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के मेन फार्मूले पर से, मतलब प्रेशर के फार्मूले पर से। मुझे उम्मीद है और यकीन भी है बल्कि कि आप लोगों को आज का ये पूरा लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा और आप इसको बेस बनाकर जो है आगे बहुत सारी जो न्यूमेरिकल्स और जैसा भी आपसे पूछा जाए, यानी जिस तरह से भी पूछा जाए उस तरह से आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। ओके, इंशाल्लाह आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में जो है वो देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।